Hi everyone. So this is the part 3 of our current affairs series. दो पार्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. प्लेलिस्ट में जाके आप उसका रिवीजन ज़रूर करना. ठीक है. तो मैं आपको हर बार ये बताती हूँ कि आपको क्या पढ़ना है. बेसिकली द सिलेबस, करंट अफेयर्स एंड अपडेट्स. बट टुडे आई विल ऑल्सो टेल यू कि आपको पढ़ना कैसे है. इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट. ठीक है. देखो, सबसे पहले आपको मेरे सेशंस जब आप अटेंड कर रहे हो तो फुल कंसंट्रेशन, फुल फोकस के साथ अटेंड करने हैं. ठीक है. आई विल बी टेलिंग यू टुडे इटसेल्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड. ठीक है. हम इस करंट अफेयर्स सीरीज को गेम्स की तरह इस बार खेलेंगे. कैसे? MCQs के फॉर्म में. ठीक है. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आउट देयर वर आस्किंग मी कि मैम आप ये सब पढ़ा रहे हो बट वी आर नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस इन द एग्जाम. तो आप ये बता दो प्लीज़ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं. तो आज हम CDS CAPF के सारे क्वेश्चन के टाइप्स भी डिस्कस करेंगे कि ऐसे डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ कोर्स बढ़ती जाएगी उसकी. ठीक है. तो सारे क्वेश्चन के टाइप्स को देखेंगे. आप इसको फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे. आफ्टर दैट यू विल ऑल्सो रिकॉर्ड योर स्कोर. आपको मज़ा आएगा जब आपका स्कोर, आपका जो ग्राफ होगा वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है. और फिर एक बार रिवीजन करने से आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी. यू विल ऑल्सो गेट द PDF. मैं मीनवाइल आपको बता दूंगी कि आप PDF कैसे अवेल करोगे. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है. पढ़ाई अपने जगह पे होती है लेकिन वॉर से पहले जो प्रिपरेशन होती है ना वो रियल टाइम होती है. आप टाइम बेस्ड, पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग के प्रेशर में कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने आपके लिए क्विज भी बना रखे हैं. आप इसको फ्री अटेंड कर सकते हो. वो भी मैं आपको मीनवाइल बताऊंगी कि आप कैसे करोगे. आई विल ऑल्सो गिव यू सम होमवर्क. सिर्फ सारे काम मैं तो नहीं करूँगी ना. आप होमवर्क करोगे, नोट मेंटेन करोगे, वो होमवर्क आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा. ठीक है. मैं आपको हर एक सीजन में जो बताऊंगी कि ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक पढ़ लो, ये टॉपिक पढ़ लो, तो आपको होमवर्क कंप्लीट करना है. दैट विल हेल्प यू अ लॉट बिफोर योर एग्जाम. ठीक है. तो शुरू करें आज के लिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो, हमें पता है कि हम डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हर बार है ना आई विल ट्राई एंड ब्रिंग सम डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस फर्स्ट. ठीक है. तो आपका मोटिवेशन भी बना रहेगा, है ना. इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बात सुन के ही हमारे ऐसे गूज बम्स आ जाते हैं ना. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन इसी से स्टार्ट करेंगे. ओके. द क्वेश्चन इज इंडियन नेवी हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन डैश फॉर ब्रिंगिंग लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टू इंडिया फ्रॉम अब्रॉड. अब आप जानते हो कोविड-19 वाली सिचुएशन हो रही है यहाँ पे. ठीक है. तो इसमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस बहुत इंस्ट्रूमेंटल हो रहे हैं किसमें? लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कैरी करने में. तो ये कौन से ऑपरेशन के अंतर्गत ये चल रहा है, आपको ये आंसर बताना है. मीनवाइल आपने सारे ऑप्शंस भी देख लिए होंगे. सो आपको पता चल गया होगा द करेक्ट आंसर हियर इज समुद्र सेतु 2. तो अब ये समुद्र सेतु 2 है क्या? दिस इज इंडियन नेवल ऑपरेशन जिसमें 7 शिप्स इन्वॉल्व हैं. कौन कौन सी? दैट इज INS कोलकाता, कोची, तलवर, तबर, त्रिकंड, जलाशावा एंड एरावत. ठीक है. दे ऑल हैव बीन डिप्लॉयड फॉर शिपमेंट ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन फिल्ड क्रायोजेनिक कंटेनर्स. ठीक है. ये सारी शिप्स अगर आप नेवल SSBs के लिए जा रहे हो तो पर्टिकुलरली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. ठीक है. चलो, अब ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 तो पता चल गया. तो व्हाट इज ऑपरेशन समुद्र सेतु? अब ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है. तो लेट मी टेल यू, जब कोविड स्टार्ट हुआ था इंडिया में तो लॉकडाउन लग गया था, राइट. सारी फ्लाइट्स वगैरह सब बंद हो गई थी. तो जो हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं जो अब्रॉड में फंस गए थे, जो स्ट्रैंड बैक हो गए थे, उनको वापस इंडिया में लाने के लिए इंडियन नेवी ने हेल्प करी थी थ्रू ऑपरेशन समुद्र सेतु. इसमें 4000 से ज़्यादा लोगों को अपने देश में वापस लेके आया गया था. ठीक है. तो दिस वाज ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2. आई गेस अब आपको कोई इसमें डाउट नहीं होगा, है ना. अगर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी अगर UPSC आपसे पूछ लेता है, स्टिल यू आर आर्म्ड एनफ टू आंसर दैट क्वेश्चन. चलो, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी इंडियन आर्मी का है. मज़ा ही आ गया आज तो, है ना. Recently, Indian Army has launched the first green solar energy plant in which state? First ये है तो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी पार्क कौन सा है? तो ये हमारा हुआ है सिक्किम में. ठीक है. सिक्किम में इंडियन आर्मी हैज लॉन्च फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट. इसके बारे में थोड़ी सी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूं ताकि कोई क्वेश्चन आपका छूटे ना. सारी नॉलेज मैं आपको बता दूं. ये 60,000 फीट्स पे
ये बनाया गया है, ठीक है, ये इंडियन आर्मी के थ्रू मेड है, और इसमें जो एलिमेंट यूज होगा वो कौन सा है, दिस इज वेनेडियम, ठीक है। आपको अगर जिस दिन पेपर टफ आ गया, जिस सीरीज में पेपर टफ आ गया, तो आपके लिए ये यूजफुल होगा, ठीक है, आपके लिए पेपर टफ नहीं होगा, ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको NHRC भी कहते हैं। अब देखो, दिस इज थोड़ा सा पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं, ठीक है, आपको उसके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। ये हर बार पॉलिटी में एक क्वेश्चन तो आता ही है, एक स्टेटमेंट तो उससे जरूर आ जाता है कि दिस इज स्टैट्यूटरी बॉडी और दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो आई रिकमेंड यू कि आप इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को थॉरोली पढ़ लो, और आपको कॉमेंट तो करना ही है भाई साहब कि NHRC स्टैट्यूटरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे NHRC का चेयरपर्सन कौन बना है, द करेक्ट ऑप्शन हियर इज PC पंत जी, ठीक है। तो अब ये चीज आ चुकी है, तो आई विल टेल यू व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इट। सबसे पहले जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत, ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, इनको एक्टिंग चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है अभी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, ठीक है। आंसर अगर आपको नहीं आता है तो मैं बता दूं, इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, और ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंतर्गत बनाया गया था, ठीक है। अब पेपर टफ करने के लिए ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, तो इट इज इन कंफर्मिटी विद पेरिस प्रिंसिपल्स, ओके। और ठीक है, स्टैट्यूटरी कमिटी है NHRC, तो इसकी एक सिलेक्शन कमिटी होती है जिससे मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2019 के CDS के पेपर में भी आया था, तो यू कैन इमेजिन कि आप सिर्फ करंट अफेयर्स से दूसरे क्वेश्चंस को भी कैसे सही कर सकते हो, ठीक है। दिस इज एक्चुअली माय स्ट्रैटेजी विच आई हैव फॉलोड फॉर 4 to 5 टाइम्स, और वो हमेशा सक्सेसफुल हुई है, ठीक है। तो सिलेक्शन कमिटी में कौन कौन इंक्लूड होता है, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरमैन होते हैं, स्पीकर होते हैं लोकसभा के, यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, लीडर ऑफ ओपोजिशन दोनों हाउसेस के होते हैं। दिस इज बेसिकली द सिलेक्शन कमिटी। और अब मेंबर्स कौन कौन होता है, जो मेंबर होता है ना वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। अभी हमने देखा जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत है ना, PC पंत, ही वाज रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। बेसिकली जो मेंबर 1 होता है वो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं जो मेंबर 2 है वो। बाकी 2 मेंबर्स जो होते हैं दे आर कैंडिडेट्स विद द नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन राइट्स मैटर, ठीक है। और जो डीम्ड मेंबर्स होते हैं इनके, जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, they are basically chairperson of national committee or commission of minorities, scheduled caste, scheduled tribes and women, ठीक है। इसको प्लीज़ आप गो थ्रू कर लीजिएगा, ये टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको एग्जाम में आ सकता है। अब ये बहुत ब्यूटीफुल सी इमेज तो है, ये क्या है, दिस इज बेसिकली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरप्लेन बिल्ट बाय स्ट्रैटोलॉन्च। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्ट्रैटोलॉन्च। अब आपको ये लग रहा होगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इस प्लेन का नाम क्या है। आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, पहले नाम बता दूं आपको, अगर नाम नहीं पता होगा तो इट हैज बीन नेम्ड बाय रॉक, ठीक है, रॉक इज द करेक्ट आंसर योर। आपको क्वेश्चन आ सकता है रिसेंटली इन न्यूज, रिसेंटली रॉक वाज इन न्यूज, व्हाट इज रॉक, ठीक है। तो आपको पता है इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेन, और किसने बनाया है, स्ट्रैटोलॉन्च ने, ठीक है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। अगेन एक आर्म्ड फोर्सेस का क्वेश्चन, आज तो यार अच्छा ही मजा ही आ गया ना, सारे आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय आर्म्ड फोर्सेस फॉर मेंटल हेल्थ ऑफ कोविड पेशेंट। देखो आप सबको पता है पेंडेमिक चल रहा है, अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस आ रहे हैं इसमें, किसी की जॉब लॉस हो रही है, किसी की स्टडी लॉस हो रहे हैं। स्टडी लॉस के तो ऑल्दो स्कूल बंद होने से, कॉलेज बंद होने से सब लोग मैक्सिमम खुश ही हैं, बट स्टिल घर में बंद होने से घूमने को नहीं मिल रहा है, तो लाइफस्टाइल में एक बहुत बुरा सा चेंज आ गया है, तो इससे मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो आर्मी ने यहाँ पे, आर्म फोर्सेस ने बेसिकली एक ऑपरेशन लॉन्च किया है फॉर द मेंटल हेल्थ ऑफ कोविड पेशेंट्स। तो वो कौन सा ऑपरेशन है, दैट इज कोजीत,
ठीक है, कोजित। ये अनाउंस किसने किया था? बेसिकली ये है हमारी लेफ्टिनेंट जनरल कनिक्टर मैम, ठीक है, इन्होंने अनाउंस किया था कि वी आर लॉन्चिंग ऑपरेशन कोजीत, ठीक है, फॉर फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ओके, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन नेम्ड एज द स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर? कहाँ पे? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि एक तो ये बिलोंग करता है अवार्ड्स एंड ऑनर्स के कैटेगरी से, और ये स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी से भी बिलोंग करता है। आप जानते हो ये दोनों कैटेगरी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेदर इट बी सीडीएस एग्जाम, एफकेट, टीए, आईनेट या सीएपीएफ हो जाए, ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर यहाँ पे मिला है किसे? रोजर फेडरर को। और अब एफकेट लेवल का क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, या तो कौन से गेम से बिलोंग करते हैं। फाइंड इट आउट, गूगल इट आउट एंड कमेंट बिलो, ठीक है, आई पर्सनली लाइक योर कमेंट, ठीक है, ओके। रोजर फेडरर है। अब स्पोर्ट्समैन तो पता चल गया, स्पोर्ट्स विमेन कौन है, अब वो भी साथ साथ में ही देख लेते हैं। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर मिला है नाओमी ओसाका को, ठीक है। अगेन होमवर्क पता चल ही गया होगा, कौन सी गेम से एसोसिएटेड है, कौन से कंट्री से एसोसिएटेड है, इसको आप नोट करना, कमेंट करना, ठीक है, राइट। आगे एक और देखते हैं। Who has become the first person of Indian origin to win Arab World Nobel Prize? ये तो बहुत प्राउड वाली चीज़ होगी, है ना। इंडियन ओरिजिन लोग, वो भी फर्स्ट इंडियन ओरिजिन है जिनको ये अरब वर्ल्ड का नोबेल प्राइज़ मिल रहा है। तो ये हमारा प्राउड मोमेंट लाई हैं ताहिरा कुतुबुद्दीन ने, ठीक है। शी इज़ डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, जिनको 5th शाइख जायद बुक अवार्ड मिला है, जिसको अरब वर्ल्ड का नोबेल अवार्ड भी कहा जाता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी गुड न्यूज फॉर अस। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट अनमैन्ड वेसल दैट विल नेविगेट अक्रॉस अटलांटिक? फर्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अनमैन्ड वेसल, जो पूरे अटलांटिक ओशन को कवर करेगा, ठीक है। अब लोग इसमें तुक्का लगाते हैं कि मे फ्लावर जो भी आंसर होगा उसमें टिक कर देंगे, बट अब क्या करोगे, अब तो सारे मे फ्लावर है। तो देखो इंपॉर्टेंट है डिजिट्स को याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे करेक्ट आंसर है मे फ्लावर 400, ठीक है। इसकी छोटी सी क्लिप मैं आपको यहाँ पे अगर दिखा दूँ ना तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, है ना। आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, आपको बहुत मजा आएगा देखने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब देखो, अब डिफिकल्टी लेवल बढ़ रही है क्वेश्चन की। दिस इज अगेन टाइप 2 क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन सीडीएस एंड सीएपीएफ एग्जाम। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे बच्चे गलती कहाँ करते हैं और क्वेश्चन को एग्जैक्टली रीड भी कैसे किया जाता है। हमें पूछा है डोज 1 मिशन क्या है, ओके। डोज 1 मिशन क्या है, स्टेटमेंट को देखते हैं पहले। दिस मिशन इज लेड बाय नासा एंड स्पेसएक्स। क्या ये बात सही है? नो, ये बात गलत है, क्योंकि ये जो मिशन है डोज 1 ये बेसिकली स्पेसएक्स का है, ठीक है। स्पेसएक्स ने इसको लॉन्च किया है। इलॉन मस्क आप जानते हो ना, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स में उनका नाम आता है, मोटिवेशन लोग उनसे लेते हैं। इलॉन मस्क, उन्होंने स्पेसएक्स का बेसिकली गठन किया है और डोज 1 मिशन स्पेसएक्स का ही है, नासा का नहीं है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। स्टेटमेंट 2 यहाँ पे हम देखते हैं, इट इज़ द फर्स्ट सोलर मिशन दैट इज फुल्ली फिनेंस्ड इन क्रिप्टो करेंसी। क्या ये बात सही है? ये अगेन गलत बात हो गई। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये मून मिशन है, सोलर मिशन नहीं है। दिस इज द मून मिशन और दिस विल बी फिनेंस्ड बाय क्रिप्टो करेंसी। ये सही बात है। कौन सी क्रिप्टो करेंसी यूज होगी, ये क्वेश्चन भी आपसे इंडिविजुअली पूछा जा सकता है। तो ये डोज कॉइन करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है बेसिकली, जो डोज 1 मिशन में एप्लीकेबल होगी और फुली फिनेंस्ड होगी, ठीक है। और देखो गलती नंबर 1, बच्चे यहाँ पे ना अपनी पॉजिटिव अप्रोच लगाते हैं। देखो कोई स्टेटमेंट है जिसमें आधा स्टेटमेंट करेक्ट है और आधा स्टेटमेंट गलत है। तो अब इसमें अपनी आप फिलॉसफी लगाओगे ना कि एक पानी का ग्लास है वो आधा भरा हुआ है, तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको आधा भरा कहे या आधा खाली कहे, है ना। तो अपनी ये पॉजिटिव अप्रोच प्लीज़ यहाँ पे मत दिखाना। अगर एक स्टेटमेंट है वो आधा गलत है आधा सही है, तो पॉजिटिव अप्रोच से इसको सही मत कर देना, ठीक है। एक पोर्शन गलत हो गया तो पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द मिस्टेक नंबर 1 पीपल डू हियर।
नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या, अब हमें पता चल गया कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गए, ठीक है, क्योंकि ये स्पेस एक्स बनाता है और ये मून मिशन है, दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीदर 1 नॉर 2। चलो यहाँ पे तो करेक्ट पूछा है, बच्चे इस वर्ड को है ना इग्नोर कर देते हैं, बहुत बार एग्जाम में यहाँ पे आपको इनकरेक्ट लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, और बच्चे इग्नोर कर देंगे। सपोज अगर आपको यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा होता तो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर हियर, तो आपका आंसर सी हो जाएगा ना, बोथ 1 and 2, मतलब इनकरेक्ट पूछा है तो दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो देखो हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, कितना इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। आप एग्जाम के प्रेशर में आके अपना जो कामनेस होता है ना, अपनी पेशेंस होती है, उसको नहीं खोना है आपको, ओके। हर एक काम योर सेल्फ डाउन, अपनी जो ब्रीदिंग रेट है ना, रेस्पिरेशन को बिल्कुल नॉर्मल लाओ, फिर एग्जाम के पेपर को सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना। आई एम एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी ऑफ योर्स, मैंने ये सारी चीज़ें देख चुकी हैं, गो थ्रू कर चुका है, आई एम टेलिंग यू एज पर माई एक्सपीरियंस, ठीक है। ओके अब देखो और बड़े बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, ये बड़े क्वेश्चन देखकर ही ऐसा लगता है कि यार छोड़ दें कि क्या करें, बट छोड़ना नहीं है, हम इसको पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, स्कीम का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज टू हेल्प पुअर फाइट द बैटल अगेंस्ट कोविड-19। क्या ये बात सही है? एब्सोल्युटली करेक्ट, ये बिल्कुल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत आता है, जो कि पुअर्स की हेल्प कर रहे हैं कोविड-19 की जो बैटल है उसको फाइट करने के लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कहीं गलती नहीं है इसमें। सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं यहाँ पे। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इट इज बीइंग ऑपरेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये सही बात है? नहीं, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस इसको कर रहा है, ठीक है, ऑपरेट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखो ये सारी चीजें ना आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगी, नोटेड डाउन, ठीक है, ये नोट डाउन कर लो आप, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो हो गया गलत। आप थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बियरिंग 100% फाइनेंशियल बर्डन ऑफ इट। क्या ऐसी बात है? क्या कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें और फाइनेंस नहीं कर रहा? नहीं कर रहा है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा 100% फाइनेंशियल बर्डन ले रही है। अब हमें पता चल गया, अब देख लेते हैं ना, गलती नहीं करनी है, करेक्ट ही पूछा है। तो करेक्ट कौन कौन से? 1 and 3, तो ये सही हो गया। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन राउंड। बहुत बार एलिमिनेशन भी काम आ जाता है। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट, बट आपको फैक्ट्स पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको करती है, ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत ही है, तो आप एलिमिनेट कैसे करोगे? सेकंड वाला गलत है, सेकंड वाला गलत है, सेकंड वाला गलत है ना, ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे केसेस में ये वर्क नहीं भी करता है। सपोज यहाँ पे कुछ और ऑप्शन दे दिया होता है ना, तो ये वर्क नहीं भी करता है, लेकिन बहुत जगह करता भी है। यू हैव टू ट्राई, ठीक है, यू हैव, जीके के पेपर में बहुत टाइम होता है, ठीक है, सारे क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं करता, तो ट्राई दिस मेथड एज वेल, आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाजा स्ट्रिप इज लोकेटेड बिटवीन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके रिटर्न के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपकी एसएसबी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको लेक्चरेट में ये टॉपिक आ सकता है, या तो ग्रुप डिस्कशन में आपकी जीटीओ सर या मैम जो होंगी वो आपको ये टॉपिक देंगे, वरना इंटरव्यूइंग ऑफिसर तो पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। अगर वो PIQ से ज़्यादा आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं अबाउट गाजा स्ट्रिप, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। क्यों आप इसलिए सॉल्व करोगे? क्योंकि इसकी लोकेशन मैं आपको मैप पे सिखाऊंगी, ठीक है। कैसे सिखाऊंगी? ये हमारा अर्थ है, ये हमारा प्लैनेट है, ठीक है, इसको थोड़ा जूम इन करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा मिडल ईस्ट के थोड़े से वेस्ट में जाके, तो ये है हमारा गाजा स्ट्रिप, ठीक है। ये इजराइल हो गया, इजराइल, ठीक है, इजराइल के थोड़े से लेफ्ट साइड है हमारा गाजा स्ट्रिप, और यहाँ पे ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये आ जाता है वेस्ट बैंक का। दीज बोथ प्लेसेस, ये दोनों प्लेसेस हैं बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड है।
डिस्प्यूटेड बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन, ठीक है, बहुत झगड़ा चल रहा है, वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है, इमरजेंसी पुटअप हो गई है इजराइल में, इसी की वजह से हमास टेररिस्ट ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा हमले कर रहा है यहाँ पे। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसे मान सकते हो और आपके एसएसबी में भी ये आ सकता है, ठीक है। अब थोड़ी सी लोकेशन और मैं बता दूं, ज्योग्राफी में आपको ये हेल्प करेगा। दिस इज मेडिटेरेनियन सी, दिस इज ब्लैक सी, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा रेड सी, ठीक है। आसपास की लोकेशन देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा इजिप्ट आ जाता है और यहाँ पे सारे साउथ अरेबियन, वो जो अरेबियन कंट्रीज है ना, सारे मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज वो आ जाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा जॉर्डन, ईरान, इसके बाजू में इराक आ जाएगा, है ना, उसके बाद यहाँ पे सऊदी अरेबिया आ जाएगा। दिस इज द बेसिक लोकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जियोपॉलिटिक्स को बहुत डोमिनेट कर रही है। आई होप अब आपको इसका सही आंसर पता चल गया होगा, आपको इसको कमेंट करना है, ठीक है। देखो ये सारी चीज़ें मैप में आपको कितना भी समझा दूं, बट अनटिल अनलेस आप खुद शांति से एटलस को लेकर नहीं बैठते हो, पोजीशंस को समझते नहीं हो, आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो या तो वीडियो को एंड होने के बाद भी ये एक्सरसाइज जरूर करना, ठीक है। एक बार एटलस लेके बैठना एंड सी हाउ वर्ल्ड इज गोइंग ऑन, ओके, राइट। आगे देखते हैं, गैलेथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आप बोलोगे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आएगा, अब बोलोगे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बट ये न्यूज में था, गैलेथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसलिए आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप ऐसे, अब ये जो भ्रम है ना आपका कि यार यूपीएससी का सिलेबस तो एंडलेस टाइप होता है, कहाँ से पढ़े, कितना भी पढ़े, समझ ही नहीं आता, है ना, समझ बिल्कुल आएगा। क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है आपको, बेसिक नॉलेज हर सब्जेक्ट की ले लो, करंट अफेयर्स को बहुत ध्यान से पढ़ो, उसमें जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं उसका बैकग्राउंड पढ़ो, ठीक है, रिवीजन करो वापस से बेसिक्स का, जो कि करंट अफेयर्स में आ रहा है वो तो जरूर करना है, ठीक है। दिस इज दी स्ट्रैटेजी विच आई हैव ऑलवेज फॉलोड एंड ट्रस्ट मी, बहुत आसानी से इससे आपका एग्जाम निकल जाएगा। गैलेथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूं तो ये हमारा पड़ता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज रूपसी एयरपोर्ट। वेयर इज रूपसी एयरपोर्ट, सेम ये हमारे करंट अफेयर्स में अभी न्यूज में था, रिसेंटली ऑपरेशनल हुआ है, कहाँ पे, इन द स्टेट ऑफ असम, राइट, ओके। थोड़ा सा अब देखो, आपने अगर 2 साल से देखा होगा, सीडीएस के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि कोई पर्सनालिटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं और फिर पूछते हैं कि ये पर्सनालिटी कौन है, लो ये कर लो बात, कौन सी बात हो गई है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम भी तो अपना अपडेट करेंगे, हम वैसी पढ़ाई करेंगे। तो विद एवरी सेशन, विद एवरी सीजन, आई विल ट्राई एंड ब्रिंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ताकि आपके कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें फंस जाए। इस क्वेश्चन को बेसिकली हम देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, ही डिनाउंस्ड ब्रिटिश इंपेरियलिज्म, ठीक है, येट ही डिड नॉट फुली सपोर्ट और एग्री विद गांधी इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ना ही उन्होंने ब्रिटिश को एक्सेप्ट किया, ना ही गांधी के जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स थे उनको सपोर्ट किया, ये इनकी नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक दी है। फिर ही रिलीज हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स अंडर द पेन नेम ऑफ भानु सिम्हा एट द एज ऑफ 16 years of age। अब ये कौन सी पर्सनालिटी है, आइडेंटिफाई द पर्सनालिटी। अब ये न्यूज़ में भी था, ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। अगर आपने हिस्ट्री को थोड़ा डीप में पढ़ा होगा तो आपको ये आंसर पता होगा। द करेक्ट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। और इसी के साथ आपको कुछ अपडेट्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट इट डाउन, नोटबुक खोलो और इसको लिखो, मैं भी लिख रही हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू रिसीव दिस अवार्ड, ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज, 1913 में उनको मिला था। सेकेंड, नेशनल एंथम। नेशनल एंथम किसका, इंडिया का, जनगण मन, है ना, इंडिया का तो है ही। बांग्लादेश का, आमर सोनर बांग्ला, ये दोनों की रचना इन्होंने की थी, ठीक है। और एक ये तो हो गए सीडीएस, सीएबीएफ, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन। अब एफकेट लेवल के क्वेश्चन इसमें क्या आ जाएंगे। एफकेट लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है लाइक गीतांजलि।
गीतांजलि बहुत फेमस वर्क है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, ये आपको पूछा जा सकता है डायरेक्टली, ठीक है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट अपडेट्स, फैक्ट्स जो आपको लर्न करने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्विकली नेक्स्ट देखते हैं, G7 डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। पहले तो हम जान लेते हैं G7 अभी क्यों, इसका क्वेश्चन ही क्यों पूछा गया। देखो G7 समिट हुआ है 2021 में, कहाँ हुआ है चलो बताओ, मैं ही बता देती हूँ, यूके में हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा होमवर्क आपको कम कर देते हैं, यूके में ये हुआ है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा होमवर्क और ज़्यादा दे देते हैं, कमेंट बिलो, गूगल इट आउट कि 2022 में ये कहाँ पे होने वाला है, G7 समिट कहाँ पे होने वाला है, ठीक है। देखो G7 stands for group of 7 countries, although India is not the part of G7। ये स्टेटमेंट भी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया होगा तो पूछा जाता है कि इंडिया इज पार्ट ऑफ G7 और इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ G7। तो अनटिल अनलेस हमें ऑर्गेनाइजेशन की कंपोजिशन नहीं पता होगी, हमें नहीं पता चलेगा ये, ठीक है। तो ये न्यूज़ में अभी इसलिए डोमिनेटिंग था क्योंकि G7 समिट हुई थी यूके में, हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी इन्वाइटेड थे बट वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा कि देखो भाई साहब, इंडिया की बहुत गंदी हालत हो रही है, सिचुएशन हो रही है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, और इस सिचुएशन में मैं अपनी कंट्री को छोड़ के नहीं आ सकता हूँ, ठीक है। उन्होंने ये रीज़न दिया था, इसलिए ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, तो पढ़ना तो बनता है। अब G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, इसमें आता है यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड जापान। तो आपको दिख रहा है, देखो बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी नहीं है, तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज रशिया। एक्चुअली रशिया पहले इसका पार्ट था, तब ये G8 था, ठीक है। फिर रशिया को निकाल दिया गया, फिर ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज हो गई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ DRDO's artificial intelligence based software for detecting COVID in X-ray reports for chest। देखो अब आपने SSB वगैरह अटेंड करी होगी, या तो आपके घर में कोई सिचुएशन हो गई होंगी, सिम्टम्स आए होंगे, तो आपने RT-PCR टेस्ट किया होगा, ठीक है, कि आपको कोविड है या नहीं। बट उसमें क्या चक्कर होता है, एक तो एक्यूरेसी उसकी बहुत कम है, ठीक है, एक्यूरेसी बहुत कम है। कभी कभी सिम्टम्स फुल होते हैं बट वो नेगेटिव रिपोर्ट दिखाता है, कभी कभी सिम्टम्स इतने नहीं होते हैं बट स्टिल RT-PCR पॉजिटिव हो जाता है। तो एक्यूरेसी का बहुत चक्कर है, और प्लस टाइम लैप्स, इसको आने में, इसका रिजल्ट आने में इतना टाइम लग जाता है कि अगर उसको कोविड है भी ना, तो वो कोविड वाला पेशेंट तो हर जगह घूम रहा है, फिर वो सबको कोविड फैला रहा है। तो ये टाइमली रिजल्ट ना आना इज इक्वली बिग रिजल्ट ऑफ स्प्रेडिंग कोरोना वायरस इन इंडिया, ठीक है। तो DRDO ने, देखो DRDO ने, ये होमवर्क मैंने आपको पहले भी दे चुका है, DRDO न्यूज़ में है तो आपको पता होना चाहिए हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, ये भी आप कमेंट करोगे हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसके चेयरपर्सन कौन है, इसके चेयरमैन कौन है, ठीक है। तो DRDO ने ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे एक्सरे करके पता चल जाएगा कि पेशेंट को कोविड है या नहीं। ऑब्वियसली एक्यूरेसी इसकी बेटर होगी, इसमें टाइम भी जल्दी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हियर इज आत्मन AI, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अब ये साइंस बेस्ड क्वेश्चन आता है, एक्सरे की बात हुई है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो उसको इंपॉर्टेंट है रीड करना, ठीक है, कि वेवलेंथ कैसे इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी कैसे डिक्रीज होती है। देखो मैं आपको एक टॉपिक में, एक सीरीज में साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ तो नहीं पढ़ा सकती हूँ, है ना। ऑब्वियसली आई विल टेल यू द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ये आपकी जिम्मेदारी है आपको पढ़ना, ठीक है। आउट ऑफ कर्टसी कभी कभी मैं आपको नोट्स दे देती हूँ ऐसे, जैसे इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो PDF ले लो। PDF कहाँ से लोगे आप, डिफेंस मीडिया ऐप पे जाओ, डिफेंस मीडिया ऐप पे जाके बैचेस, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बैचेस है, ठीक है। ऑफ कोर्स बैचेस में आप प्लस आइकन को क्लिक करोगे ना तो आपको बैच कोड पूछेंगे, बैच कोड में आप बिना किसी स्पेस के टीम शिवानी डाल दो, आई एम राइटिंग इट डाउन, टीम शिवानी, आप ऐड हो जाओ, आपको PDF वहीं पे मिल जाएगा। और आप टेस्ट वाले सेक्शन में जाओगे ना, टेस्ट वाले सेक्शन में वहाँ पे आप ऑनलाइन क्विज भी अपीयर कर सकते हो। मैंने मॉक्स, मिनी मॉक्स, मंथली करंट अफेयर्स सब कुछ अपडेट कर रखा है, और PDF भी आप वहीं से ले लो। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट बैच, आप उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम, इंडिया हैज़ रिसेंटली कंडक्टेड पासएक्स नेवल एक्सरसाइज। सबसे पहले पासएक्स होता क्या है मुझे ये बताओ। पासएक्स होता है पासिंग एक्सरसाइज। अब ये जो एक्सरसाइज होती है बेसिकली नेवीज के बीच में होती है, पूरी वर्ल्ड की नेवीज के बीच में होती है, ठीक है। ये नेवल एक्सरसाइज है। ये क्यों होती है बेसिकली,
कभी भी कोई वॉर टाइम सिचुएशन हो या तो नेवी का रोल ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने के लिए भी होता है, उसमें दो नेवीज के बीच में कम्युनिकेशन बेटर हो, कोऑर्डिनेशन बेटर हो, इसलिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस महीने ये बेसिक एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी। देखो आपका होमवर्क मैं करके दे रही हूँ, आपको हर चीज़ सर्च मैं करके दे रही हूँ, ठीक है, तो फिर बनता है ना आपकी सेशन को लाइक करके जाओ, फिर इसको आप ये सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आप और सेशंस को मिस ना करो, है ना, ड्यूटी कोई तो बनती है आपकी, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर भी करो, इट मोटिवेट्स अस, ठीक है, हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको भी मोटिवेट करना पड़ेगा ये सब करके, ठीक है। ओके, अरेबियन सी में ये एक्सरसाइज हो रही है। इंडियन नेवी हैज पार्टिसिपेटेड विद इंडोनेशियन नेवी दिस टाइम, ठीक है। इंडिया की साइड से ये कौन सी शिप ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था? इंडिया ने किया था INS शारदा से, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइंटिस्ट मानस बिहारी वर्मा पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द की फिगर बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ। देखो सारे ऑप्शंस को देखो और फिर अब आपको इंटेंसिटी, इंपॉर्टेंस की इंटेंसिटी समझ आ रही होगी कि सारी डिफेंस बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। मानस बिहारी वर्मा जो साइंटिस्ट थे, ही वॉज द की फिगर बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये इंडिजिनसली मेड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसकी कुछ अपडेट्स, इसकी कुछ डिटेल्स मैंने यहाँ पे रखी है, आप इसको प्लीज़ रीड आउट कर लो, स्पेशली फॉर फ्लाइंग कैंडिडेट्स, है ना, जो एयरफोर्स के लिए जा रहे हैं, फ्लाइंग ब्रांच में जा रहे हैं, उसके लिए तो ये जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये पूछा जा सकता है। पॉज द वीडियो फॉर अ वाइल, या तो PDF आप बैचेस में जाके देख लो, वहाँ से रीड आउट करना 1 मिनट के लिए, ठीक है, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट क्या है, जो LCA तेजस का नेवल वेरिएंट है वो क्या है? दिस इज Mark 1 तेजस, ठीक है, और इसकी फर्स्ट जो फ्लाइट कंप्लीट हुई थी वो कहाँ हुई थी? एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य पे, ठीक है। दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको रिटर्न में भी नहीं, लेकिन ये देखो नेवल SSB है ना, उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, SSBs में बहुत काम आएंगी, प्लीज नोट इट डाउन। आगे देखते हैं। COVAID पोर्टल हैज बीन सेट अप बाय डैश फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग। कोरोना बहुत फैल रहा है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरह से बेस्ट ट्राई कर रहा है कि इसको कैसे कर सके। तो कोविड पोर्टल जो है वो नीति आयोग ने, हर बार आर्मी आंसर नहीं होता, ठीक है, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हुआ, गवर्नमेंट को भी तो देखना है ना कभी। तो नीति आयोग ने कोविड पोर्टल लॉन्च किया है ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके, जो भी रिलीफ प्रोवाइड की जा रही है कोरोना वायरस के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज नासा's पार्कर सोलर प्रोब हैज डिस्कवर्ड नेचुरल रेडियो एमिशंस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ। जो नासा का पार्कर सोलर प्रोब है, उन्होंने नेचुरल रेडियो एमिशंस को डिटेक्ट किया है। अर्थ आंसर नहीं है, ठीक है, अर्थ में डिटेक्ट नहीं किया है। द करेक्ट आंसर हियर इज वीनस, ठीक है, वीनस इज द करेक्ट आंसर। अब आपको सर्च करना है कि वीनस की दूसरे नाम क्या है, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ प्लैनेट वीनस, ठीक है। देखो एक्सरेज वाले में मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड किया था, इसमें नहीं कर रही हूँ, ये आपका होमवर्क पोर्शन है, जो जो टॉपिक्स बोल रही हूँ नोट इट डाउन और उसको कंप्लीट करना, ठीक है, राइट। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ आवर टुडे सेशन, ठीक है, इसको आप बिल्कुल करेक्ट करना, बिल्कुल करेक्ट करोगे। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से कि आप अपने स्कोर को है ना, स्कोर बोर्ड जरूर बनाना आप अपनी नोटबुक में, स्कोर बोर्ड, ठीक है। अब आपके डेली करंट अफेयर्स सेशन भी शुरू होंगे। डेली करंट अफेयर्स सेशन, वसुधा मैम, शी इज 3 times recommended फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, शी विल बी टेकिंग योर डेली करंट अफेयर्स सेशन। तो आप रोज रोज करंट अफेयर्स पढ़ोगे और फिर मेरे साथ यहाँ पे आके वीकली या मंथली करंट अफेयर्स सॉल्व करोगे, तो आपका स्कोर का जो ग्राफ होगा वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो यू विल गेन कॉन्फिडेंस कि हाँ यार चीज़ें तो आती हैं हमें, ठीक है। सो डू दिस थिंग, स्कोर बोर्ड को ज़रूर मेंटेन करना। और यहाँ पे जो जीन हार्शोल्ट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ऑस्कर्स का जो मिला है वो किसे मिला है? टाइलर पेरी को, ठीक है, टाइलर पेरी को ये अवार्ड मिला है। सो गाइस, आपको और भी कोई हेल्प या कोई कंफ्यूजन हो रही हो रिगार्डिंग दिस, रिगार्डिंग एनी प्रिपरेशन ऑफ डिफेंस एग्जाम्स, तो फील फ्री टू आस्क मी ऑन डिफेंस मेनिया ऐप, ठीक है, फील फ्री टू आस्क मी ऑन डिफेंस मेनिया ऐप।
आई विल बी रिप्लाइंग टू यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे रखते हैं। पीडीएफ को कलेक्ट करना मत भूलना। टीम शिवानी इज द बैच कोड। अगर फिर भी गलत आ रहा है तो वहाँ पे मुझे पिंग कर देना, मैं आपको आपका इशू रिजॉल्व करा दूंगी। ठीक है, और ऑनलाइन क्विज को भी ज़रूर 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 सॉल्व करना और अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक में रखना। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में करंट अफेयर्स के। टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ एंड जय हिंद।